हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की साइंस। और क्लास 7 साइंस में हम पढ़ रहे थे चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंज, यानी कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। जहाँ पर सबसे पहले हमने चेंज के बारे में बात करी थी कि चेंज क्या होता है। ठीक है, चेंज किसे कहा जाता है। फिर हमने बात की थी ये जो चेंजेस हैं ये दो तरह के होते हैं, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। फिर हमने कुछ एग्जांपल देख लिए थे कि कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बीच में, कि फिजिकल चेंजेस क्या है, केमिकल चेंजेस क्या है। कई सारे एग्जांपल हमने सॉल्व किए थे। फिर हमने केमिकल चेंजेस की कुछ रिएक्शंस के बारे में, कुछ अलग अलग प्रोसेसेस के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो उसी को ही आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए बच्चों, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं और बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो काफी सारे टॉपिक्स तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ लिए थे। एक बार आप इन टॉपिक्स को देख लीजिए ताकि आप साथ साथ रिवाइज भी कर सकें। ठीक है, चलिए तो एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। देखो बच्चों, ऐसे चेंजेस जहां पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता उन्हें कहा जाता है भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज। ठीक है, जहां पर नया पदार्थ नहीं बन रहा। ठीक है, और जहां पर नया पदार्थ बनता है उसे कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन। और जो नया पदार्थ बन रहा है उसकी प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी। ठीक है, इसीलिए क्या कहा जाता है, इसे केमिकल चेंज कहा जाता है। क्लियर है इतना? चलिए, बाकी जैसे अगर हम बात करें बर्फ का पिघलना तो ये हो गया फिजिकल चेंज। माचिस का जलना एक केमिकल चेंज है। क्यों है केमिकल चेंज? देखो, माचिस जल रही है, ऑक्सीजन के साथ जो है रिएक्ट करती है और हीट प्रोड्यूस करती है ना, फ्लेम प्रोड्यूस करती है। इसके बाद जल करके ये बनाती है राख। ठीक है, यानी कि एक नया पदार्थ बना रही है। अब ये जो राख है इसकी प्रॉपर्टी माचिस की स्टिक से अलग होगी, बिल्कुल अलग होगी। दूसरी चीज ये है बच्चों, हम राख से वापस माचिस की जो ये तीली है उसको नहीं बना सकते। क्लियर है? क्यों नहीं बना सकते? नहीं बना सकते क्योंकि इसका केमिकल कंपोजिशन अब क्या हो चुका है, बिल्कुल अलग हो चुका है। ठीक है, नहीं बना सकते यानी कि ये रिवर्सिबल नहीं है। कैसी है? इरिवर्सिबल है, यानी कि उल्टाया इसे नहीं जा सकता। इसीलिए ये क्या है, केमिकल चेंज। वहीं अगर हम फिजिकल चेंज की बात करें तो फिजिकल चेंज को उल्टाया जा सकता है। क्लियर है इतना? चलो, फिर हम बात कर रहे थे कुछ और प्रोसेस की, जैसे लोहे में जंग लगना। फिर हमने मैग्नीशियम पट्टी का जलना, इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझा था। इस प्रोसेस में होता क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर इमेज में देख करके समझते हैं। होता क्या है, हमें लेना है मैग्नीशियम का एक रिबन। ठीक है, पतली सी रिबन। अब उस पतली सी रिबन को सैंड पेपर की मदद से साफ कर लेना है। क्यों कर लेना है साफ? क्योंकि बच्चों जब हमने मैग्नीशियम को ऐसे ही खुला रखा हुआ है ओपन एयर में, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर अपने ऊपर क्या कर लेता है, बना लेता है, फॉर्म कर लेता है। जिससे कि जब हम इसको ऐसे ही इस लेयर के साथ जलाते हैं तो ये क्या करेगा, डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इसीलिए और हमें जो है एक सही प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो वो ऑक्साइड की लेयर बनी हुई हो सकती है कि बनी हुई हो, उसे क्या कर लेते हैं, सैंड पेपर से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ कर लेते हैं। क्लियर है इतना? अच्छा, ये क्वेश्चंस जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये एक बोर्ड का क्वेश्चन भी है। क्लास 10th में कई बार ये पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को जो है सैंड पेपर से साफ क्यों किया जाता है। अब तो आपको यहीं पर ही समझ आ गया। ठीक है, कि क्यों किया जाता है। दूसरी चीज, सॉरी, दूसरा स्टेप क्या है कि इस मैग्नीशियम रिबन को एक टोंग की मदद से ऐसे पकड़ लेंगे, है ना, इस तरीके से पकड़ने वाला टोंग ले सकते हैं या हम कोई क्लिप ले सकते हैं, है ना, क्लिप से पकड़ सकते हैं। ठीक, तो ज्यादातर हम टोंग यूज करते हैं। टोंग हमारी लेबोरेटरीज में भी होता है। तो टोंग से हम इस मैग्नीशियम के रिबन को पकड़ेंगे और उसे एक बर्नर के ऊपर लेकर के जाएंगे। अब बर्नर की जो फ्लेम है उसके ऊपर हम मैग्नीशियम रिबन को लेकर के जाएंगे और हम क्या देखेंगे कि ये जो मैग्नीशियम है ये जलने लगेगा। कैसे जलेगा? विद ब्राइट वाइट लाइट, यानी कि चमकदार सफेद रोशनी के साथ ये मैग्नीशियम रिबन हमें जलता हुआ दिखेगा। जैसे जैसे ये जलेगा धीरे धीरे क्या बनाएगा, राख बनाएगा। इस राख को हम क्या कह रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
अब अगर आप ध्यान से देखो पूरी रिएक्शन को, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ही बर्निंग में हेल्प करती है। तो क्लास 6th में हमने पढ़ा था बच्चों, एक चैप्टर हमने पढ़ा था एयर अराउंड अस, क्लास 6th में। तो उसमें हमने एयर के बारे में पढ़ा था, एयर के अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। साथ ही पढ़ा था कि एयर में जो कंपोनेंट है उनमें से बर्निंग की प्रोसेस के लिए कौन एसेंशियल है, किसके बिना बर्निंग की प्रोसेस हो ही नहीं सकती। तो वो है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन के बिना बर्निंग की कोई भी प्रोसेस नहीं हो सकती। क्लियर है? ठीक है। तो ऑक्सीजन, इसलिए हम लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको हम क्या कह रहे हैं? राख कह रहे हैं। ये क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड एक बिल्कुल ही नया पदार्थ है, ठीक है। इस वजह से ये जो एक रिएक्शन है, ये जो पूरा चेंज हुआ, ये कैसा चेंज है? ये है एक बच्चों केमिकल चेंज। अब अगेन यहाँ पर एक और रिएक्शन हमने पढ़ी है कि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम पानी में डाल करके घोल लें, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने लिया, यानी कि जो राख थी इसको हमने पानी में घोल दिया, तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कैसा होता है? जो कि बेसिक नेचर का होता है। क्लियर है इतना? कैसे पता चला बेसिक नेचर का है? हम इसमें लिटमस टेस्ट कर सकते हैं। अब लिटमस टेस्ट क्या है? ये भी हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। लिटमस टेस्ट क्या है? लिटमस टेस्ट ये टेस्ट है जिसमें हम लिटमस की मदद से किसी भी सॉल्यूशन की नेचर के बारे में जानते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी हमने चैप्टर में पढ़ा था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे कि स्वयं आपको ये प्रयास करके, यानी कि खुद से आपको ये क्वेश्चन करना है। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO को जल के साथ मिलाया जाता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो सिंपल सा यहाँ पर रिएक्शन दी गई है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO को जब हम जल में मिला रहे हैं, H2O में मिला रहे हैं, तो क्या बनाएगा? अब ये जो MgO है, ये आया कहाँ से? ये आया Mg, यानी कि मैग्नीशियम को जब हमने ऑक्सीजन के साथ जलाया तो इसने क्या बनाया? इसने बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या बनाया इसने? मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। क्लियर? अच्छा, ये 2 क्यों लिखा है हमने? क्योंकि देखो बच्चों, इधर ऑक्सीजन ज्यादा था, उधर ऑक्सीजन कम है, और ये एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको सिर्फ Mg प्लस O2 गिव्स MgO पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो बताइए, मैग्नीशियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? जैसे कि अभी हमने बात की, तो देखो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, यानी कि राख जब बनी, इस राख को जब हमने पानी के साथ मिलाया तो ये क्या बनाता है? एक बेस बनाता है। ठीक है, कैसा बेस? यानी कि क्षार बनाता है। कौन सा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, ये क्या है? एक प्रकार का बेस है। बेस यानी कि क्षार है, यानी कि क्षारीय प्रकृति का ये है। कैसे पता चला? लिटमस टेस्ट से हमने ये पता लगाया। लिटमस टेस्ट कैसे किया जाता है? लिटमस को इस सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, फिर लिटमस अपना रंग में, यानी कि अपने कलर को चेंज करके हमें बताता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, तो लिटमस ने टेस्ट करके क्या बताया? रेड टू ब्लू इसको चेंज कर लिया, रेड टू ब्लू। मेन कलर क्या शो किया? ब्लू कलर इसने शो किया। ब्लू कलर का मतलब है बेस। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो, पढ़ा है हमने एसिड बेस वाले चैप्टर में। हो गया ये क्वेश्चन? चलिए, लास्ट लेक्चर में हो गया था ये। फिर हमने कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच की रिएक्शन भी देख ली थी। अब इस रिएक्शन में हमें क्या करना है? यहाँ पर सेटअप इस तरीके से हम क्या करेंगे? एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालेंगे, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल करके उसमें डालेंगे एक लोहे की कील। ठीक है, अब एक लोहे की कील डालने से पहले बच्चों इसमें हम क्या डाल देंगे? कुछ बूंदे डाल देंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। ठीक, कोई एसिड हम डाल देंगे इसमें, कुछ 2-3 बूंदे डाइल्यूट एसिड की। ठीक है, फिर अब इसमें डाल देंगे आयरन नेल, यानी कि लोहे की कील डाल देंगे। अब ये जो आयरन नेल है, ये क्या है हमारा? अगर इस आयरन नेल की बात करें तो ये क्या है हमारा? Fe है। Fe यानी कि आयरन है। और ये जो सॉल्यूशन है ये क्या है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, CuSO4 का सॉल्यूशन। ठीक है, चलो अब क्या होगा?
अब जब ये Fe जो है इस सॉल्यूशन में हम इसको छोड़ देंगे, इस आयरन को छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो 1 घंटे बाद, आधा घंटे बाद, 2 घंटे बाद हम इसको देखते हैं तो हमें क्या दिखेगा कि जो सॉल्यूशन पहले कैसा था, ब्लू था, है ना। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा था, ब्लू था। अब ये कैसा हो गया है, ग्रीन हो गया है। ब्लू से क्या हो गया है, ग्रीन हो गया है। ग्रीन क्यों हुआ है, क्योंकि अब यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई और बना FeSO4 और कॉपर जो है वो यहाँ पर डिपॉजिट हो गया इस नेल के ऊपर, ठीक है। कॉपर मेटल ऑन आयरन, क्लियर है। और बन गया, ये क्या बन गया, फेरस सल्फेट। इसको हम एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। 2 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है हमारे पास, सिंगल और डबल। अब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये रिएक्शन किस तरीके से हुई इनके बीच ये जो रिएक्शन है Fe प्लस CuSO4। अच्छा, इसमें रिएक्टिविटी का बहुत बड़ा हाथ है ना, यानी कि जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव है वो मेटल क्या करता है, कम रिएक्टिव वाले मेटल के कंपाउंड से उसको क्या कर लेता है, डिस्प्लेस कर लेता है। इसी को ही हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ये तो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, ये क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को क्या कर लेगा, डिस्प्लेस कर लेगा और बनाएगा आयरन सेकेंड सल्फेट का सॉल्यूशन FeSO4 प्लस कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है। अलग से डिपॉजिट हमें कॉपर मिलेगा। तो ये है इसकी पूरी रिएक्शन, क्लियर है इतना। चलो, इतना भी आपको याद होगा, ये भी हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था बच्चों विनेगर और बेकिंग सोडा की रिएक्शन, ठीक है। अब विनेगर क्या है, एक बेस है, सॉरी, विनेगर क्या है, एक एसिड है, ठीक है। विनेगर क्या है, एसिड है। और बेकिंग सोडा क्या है, एक बेस है ना, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। हम सॉरी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा। और विनेगर तो हमारा एसिटिक एसिड, हमें पता है विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। और यहाँ से रिएक्शन के दौरान हमें कुछ बबल्स दिखाई देते हैं। अब ये बबल्स कौन सी गैस के हैं, अब ये कहा जा रहा है कि ये बबल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। लेकिन हम इसको कैसे इसको कंफर्म करेंगे कि हाँ भाई ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है ना। कुछ तो कंफर्मेशन होना चाहिए, हो सकता है वो कोई और गैस हो। तो हम करते हैं इसका कंफर्मेशन टेस्ट। कंफर्मेशन टेस्ट के लिए ये वाला सेटअप लगाया जाता है, ठीक है। जैसे सेटअप हमें दिख रहा है कि 2 टेस्ट ट्यूब है। एक टेस्ट ट्यूब में क्या भरा गया है, लाइम वाटर, ठीक है, चूने का पानी जिसे हम कहते हैं। लाइम वाटर, चूना का पानी रखा गया है एक तरफ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से एक यू है ना, ऐसे इन्वर्टेड यू, उल्टा यू आप देख सकते हो, उल्टे यू की तरह लग रहा है ना ये ट्यूब। तो उल्टे यू की तरह ये जो ट्यूब है, इस तरीके से हमें इसको सेट करना है। और यहाँ से जो कार्बन, ये जो गैस है, गैस के बबल्स जाएंगे जब किसमें, इस लाइम वाटर में। तो ये जो बबल्स जब इस लाइम वाटर में जाएंगे तो ये क्या कर देंगे, यहाँ पर लाइम वाटर को मिल्की कर देंगे, यानी कि दूधिया कर देंगे। दूसरी बात ये है कि कैल्शियम, ये जो हमारे पास लाइम वाटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसमें जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाते हैं तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। जिस वजह से लाइम वाटर कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। तो ये पुष्टि करता है कि जो गैस प्रेजेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। क्लियर इतना। कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर है, क्या होता है जब आप सिरका को बेकिंग सोडा के साथ मिलाते हैं। सिरका यानी कि एसिटिक एसिड, विनेगर है ना, विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ा था। बेकिंग सोडा जो कि हमारा एक बेस है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। फॉर्मूला है NaHCO3। वहीं एसिटिक एसिड की, एसिटिक एसिड का फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो CH3COOH, इसको हम एथेनोइक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। एथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं या एसिटिक एसिड भी बोल लो। और ये जो हमारा बेकिंग सोडा है इसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसे बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप बताइए जब ये दोनों मिलते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, कौन सी गैस का निर्माण होता है। तो अभी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है, सोचिए जरा।
चलिए, तो आपने कर ही लिया होगा ये क्वेश्चन, तो बहुत इजी है। अभी हमने पूरा इस पे बेस पूरा एक्सपेरिमेंट अभी हमने देखा था। तो यहाँ पर आंसर क्या है, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती, नाइट्रोजन बिल्कुल भी नहीं, और हाइड्रोजन तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बात की थी ओजोन लेयर के बारे में। ओजोन लेयर क्या है, एक सुरक्षा कवच की तरह है। ठीक है, क्या करती है, हमारी अर्थ को क्या करती है, पूरा बचा करके रखती है हार्मफुल यूवी रेडिएशन से। ठीक है, क्लियर है। तो इसे हम ओजोन लेयर, फॉर्मूला है ओजोन का O3। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का फॉर्मूला तो O2 होता है, O2 होता है ना ऑक्सीजन का फॉर्मूला, ओजोन का होता है O3। तो आपको इसको ऑक्सीजन के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, पहली चीज तो ये है। ठीक है, अब ये जो लेयर है, ओजोन लेयर है, अब हम जानते हैं, मान लो ये हमारी अर्थ है, अर्थ के बाहर से क्या होती है, एक लेयर होती है एटमॉस्फेयर की। ठीक है, एटमॉस्फेयर की एक लेयर होती है। अब ये जो एटमॉस्फेयर की लेयर है, ये 5 भागों में बटी हुई होती है। ठीक है, ठीक है, 5 भागों में क्या होती है, बटी हुई होती है। अब ये 5 भागों में बटी हुई होती है, इन्हीं में ही एक उसमें क्या होता है, हमारी ये ओजोन लेयर होती है। ठीक है, एक उसमें क्या होती है, हमारी ये ओजोन लेयर। अब ये ओजोन लेयर क्या करती है, जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, उनसे हमारी अर्थ, उन्हें हमारी अर्थ तक आने से रोकती है। ठीक है, क्योंकि अगर देखो बच्चों, ये डायरेक्टली अर्थ पर आ जाएंगे तो कई सारी प्रॉब्लम, जैसे कि कैटरैक्ट है, स्किन डिजीजेज है, स्किन कैंसर है, ऐसी प्रॉब्लम्स ह्यूमंस में और एनिमल्स दोनों में ही क्या करीती हैं, क्रिएट करेंगी। ठीक है, तो हमारे लिए काफी ज्यादा क्या हो जाएगा, ये मुश्किल हो जाएगा। ठीक, तो ये हमें क्या करती है, बचा के रखती है। जैसे ठंड में कंबल हमें बचा करके रखता है ना ठंडी हवा से, वैसे ही हार्मफुल रेडिएशन से ये लेयर हमारी अर्थ को बचा करके रखती है। ठीक है, चलिए, फिर लोहे में जंग कैसे लगा जाता है उसकी रिएक्शन हमने देख ली थी, जंग लगने की प्रक्रिया हमने देख ली थी। फिर लास्ट लेक्चर में हम ये भी डिस्कस कर रहे थे कि जंग लगने से बचाव कैसे किया जाए, तो कैसे हम बचा सकते हैं। चलिए, तो इसकी अलग अलग मेथड से, पहला है तेल लगाना और ग्रीस लगाना, यानी कि ऑयलिंग करना, और हम ग्रीस लगा सकते हैं। तो लोहे की वस्तु पर तेल या ग्रीस की एक पतली परत लगाने से वह नम हवा के संपर्क में नहीं आती, इस प्रकार जंग लगने से रोका जा सकता है। दूसरा है, उसके बाहर से हम क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। जैसा आपने देखा होगा, घर में, घर के बाहर जैसे छत है, ठीक है, छत में हमारी लोहे की रेलिंग लगी हुई होती है, पार्क में हम जाते हैं तो लोहे का गेट लगा हुआ होता है, लोहे के बेंचेस होती हैं, तो आपने देखा होगा उनमें हमेशा पेंट किया रहता है, कोई ग्रीन कलर का, कोई रेड कलर का, कोई येलो कलर का। ऐसा क्यों, पेंट क्यों किया जाता है ना, उसके ओरिजिनल भी तो हम मतलब जैसा वो पहले था वैसा भी तो उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन पेंट करना जरूरी इसीलिए है क्योंकि ये पेंट क्या करता है, ये पेंट जो है, जो हमारा लोहा है, आयरन है, उसे बचाता है, किससे, हवा और पानी के संपर्क में आने से। तो जब ये हवा और पानी के संपर्क में आएगा ही नहीं तो इसमें जंग लगेगा ही नहीं। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है, पेंट करने से जो है जंग लगने की प्रोसेस को रोका जा सकता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जैसे ही पेंट निकलने लगता है तो दोबारा उन पर पेंट कर दिया जाता है, क्योंकि एक बार अगर जंग लग जाएगा तो वो बढ़ता ही जाएगा आगे की तरफ, है ना। ठीक है, चलिए, अच्छा कुछ और मेथड है, जैसे अन्य धातुओं से लेपी, जिसे हम गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन का कहते हैं। अब ये जो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बच्चों। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण जिसे हम कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या किया जाता है, जिंक जैसे मेटल की आयरन के बाहर से कोटिंग कर दी जाती है। जैसे कि चलो थोड़ा समझते हैं, जैसे आप देखो, मान लो ये हमारे पास एक आयरन की रॉड है, ठीक है। अब इसमें जंग एकदम से तो नहीं लगेगा, क्योंकि जंग लगने की जो प्रोसेस है वो एक स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे जंग लगेगा और धीरे धीरे जो है ये मेटल को पूरा खराब करता जाएगा। ठीक है, अब हम कैसे बचा सकते हैं जंग लगने से, हम क्या करते हैं, इसके बाहर से जिंक जैसे मेटल की क्या कर लेते हैं, एक कोटिंग कर लेते हैं। अब जिंक को क्या कहा जाता है, सेक्रीफिशियल मेटल भी कहा जाता है,
क्योंकि ये क्या करता है, खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। आप क्लास 10th में जाएंगे तो वहां पर आप गैल्वेनाइजेशन को काफी डिटेल में बच्चों पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसको बेसिक बेसिक टर्म्स में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। चलो, तो क्या होता है, जैसे ये आयरन रॉड है, इसके बाहर से जिंक की एक लेयर लगा दी जाती है। अब ये जिंक की लेयर करेगी क्या, ये जिंक की लेयर जो है ऑक्सीजन, वाटर को या मॉइस्ट एयर को आयरन, अंदर जो आयरन है ना उसके संपर्क में आने से रोकेगी। बाहर ही क्या करेगी, बाहर से ही रोक देगी, तो अंदर का मेटल जो है वो सेफ रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज, ये जिंक जो है खुद तो रिएक्ट करेगा ही, थोड़ा बहुत रिएक्ट करेगा, इसीलिए इसे सैक्रिफिशियल मेटल भी कहा जाता है। खुद रिएक्ट कर लेता है लेकिन आयरन को फिर भी क्या करता है, सेफ करके रखता है, ठीक है। चलिए, इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अगला है लोहे को स्टेनलेस स्टील में बदलना, यानी कि सिंपल सी बात है, लोहे का जो है अलॉय बना देना, है ना, मिश्र धातु बना देना। अब ये अलॉय क्या करता है, जैसे लोहे की अगर हम बात करें, जैसे हमने लोहे के कोई भी बर्तन देखे हैं, लोहे की कढ़ाई है या लोहे का तवा है, कोई भी चीज है, तो आप क्या देखते हो, जब आपकी मम्मी इन बर्तनों को धोती हैं, ठीक है, या जब भी आप इन बर्तनों को साफ करते हो, धोगे तो पानी से ही, तो थोड़ा बहुत पानी उसमें रह ही जाएगा, ठीक है। फिर पानी है और फिर हवा तो हर जगह मौजूद है ना, एयर इज एवरीवेयर। तो एयर और वाटर मिल करके इसके साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं इस आयरन के किसी भी कंटेनर के साथ, अब वो कढ़ाई है वो कुछ भी है। तो जब ये रिएक्ट करते हैं तो धीरे धीरे आयरन क्या होने लगता है, आयरन जो है आपने देखा होगा उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन की लेयर आने लगती है, ठीक है। फिर आप क्या कर लेते हो, उसको साफ कर लेते हो, फिर उसमें दोबारा खाना बनाने लग जाते हो, ठीक है। यानी कि क्या होता है कि लोहे की चीजों पर जल्दी जंग लगता है और ये रेडिश ब्राउन लेयर लगती है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो बर्तन है उन्हें कैसा बनाया जाता है, स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है। अब स्टेनलेस स्टील क्या है, लोहे में कार्बन मिला देते हैं ताकि वो ज्यादा हार्ड हो जाए, ठीक है, और स्टेनलेस स्टील काफी सही भी है। चलिए, तो पिघले हुए लोहे को कार्बन, क्रोमियम और निकेल की एक निश्चित मात्रा के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील नामक मिश्र धातु बनाई जाती है। तो हम एक अलॉय भी कहते हैं, ठीक है, मिश्र धातु कहो या अलॉय कहो, एक ही बात है। यह नम हवा में जंग नहीं लगती, इसमें जो है मॉइस्ट एयर में जो है इसमें कोई भी जंग नहीं लगता। इसका उपयोग घरेलू बर्तन और शल्य चिकित्सा उपकरण बनाने में किया जाता है, ठीक है। चलिए, चिकित्सा उपकरण जो है उनमें और घरेलू जो बर्तन है उनमें भी स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया जाता है। क्लियर है इतना। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों कि जंग लगने से हम कैसे बचा सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है मेथड्स है, ठीक है। चलिए, तो इन्हें आप एक बार देख लीजिए और नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो क्लियर है इतना, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमें करना है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जब जंग लगने से बचाने के लिए लोहे की चादरों को पिघले हुए जस्ते में डुबोया जाता है, ठीक है। तो लोहे की जो चादरें हैं उन्हें पिघले हुए जस्ते में डुबोया जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है आपके पास एनोडाइजिंग, बी है पीले रंग की परत, सी है विद्युत और डी है बिजली से धातु चढ़ाने की प्रक्रिया या क्रिया, ठीक है, धातु चढ़ाने की क्रिया। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए। चलिए, तो आपने कर लिया होगा आसानी से, तो इसका आंसर है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या है, एक तरह की इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है जो क्या करती है, आयरन के बाहर से, इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, आयरन के बाहर से एक लेयर क्रिएट कर दी जाती है दूसरे मेटल की, है ना। लेयर को क्या कर लिया जाता है, ग्रो कर दिया जाता है, जिससे कि मेटल क्या रहे, सेफ रहे और कोरोजन रेजिस्टेंट रहे, कोरोजन ना हो, यानी कि उस पर जंग ना लगे, ठीक, खराब ना हो हमारा मेटल। क्लियर है। तो चलिए, ये वाला आंसर तो हो गया।
तो बच्चों चैप्टर में काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने पढ़ भी लिए हैं और जो टॉपिक्स हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े थे उन्हें हमने रिवाइज भी कर लिया है। ठीक है, देखो रिवाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर आ करके सीधा जो है जहाँ से हमें पढ़ना है वहीं से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है कुछ बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है वो लास्ट क्लास में ना आए हों, उन्होंने लास्ट वाला टॉपिक ना पढ़ा हो। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा रिवाइज करना ज़रूरी है ताकि अच्छे से फिर आगे हमें अच्छे से और समझ में आता है कि लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, अब हमें क्या पढ़ना है। क्लियर है? चलिए, तो ये वाला आंसर भी आपका हो गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण की। अब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या है, क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे और उदाहरण भी देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो समुद्री जल से वाष्पीकरण द्वारा नमक नमक प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन यह नमक अशुद्ध होता है और इसके क्रिस्टलों का निरीक्षण करना कठिन होता है। इस प्रकार शुद्ध पदार्थों के बड़े क्रिस्टल उनके विलयनों से क्रिस्टलीकरण नामक प्रक्रिया द्वारा बनाए जा सकते हैं, जो एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो बहुत इजी ये है, जैसे हम नमक प्राप्त करते हैं तो ये क्या होता है, अशुद्ध होता है, फिर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, शुद्ध रूप में इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, शुद्ध पदार्थ के बड़े क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं, उनके जो विलयन है उनके क्रिस्टलीकरण से। ठीक है, जैसे हमारे पास हमने कहा कि अशुद्ध नमक होता है, तो अशुद्ध नमक का सॉल्यूशन बना करके क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको प्योर जो है, शुद्ध वाला जो है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ही सेम एग्जांपल आपने देखा है, जो हमने पहले भी एक बार चैप्टर में किया था, जो है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो उतना ज़्यादा शुद्ध नहीं होता है, वो भी अशुद्ध ही होता है। तो उसको भी हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से क्या कर लेते हैं, शुद्ध क्रिस्टल उसके प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गई क्रिस्टलीकरण। अब क्रिस्टलीकरण की बात करें तो ये एक भौतिक परिवर्तन है। अब हम भौतिक परिवर्तन क्यों कह रहे हैं, अब आप कहेंगे यहाँ पर तो हमें क्रिस्टल मिल रहे हैं तो ये केमिकल चेंज होना चाहिए, लेकिन ये केमिकल चेंज नहीं होता बच्चों, ये क्या है, हमारा फिजिकल चेंज ही होता है। क्योंकि देखो यहाँ पर हमें कोई नया पदार्थ तो नहीं मिल रहा, नमक का अगर हम कर रहे हैं तो नमक ही हमें मिल रहा है, कॉपर सल्फेट ही हमें मिल रहा है अगर कॉपर सल्फेट का हम करते क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो सेम चीज मिल रही है। चलिए, तो हमने कहा कि ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। क्यों है भौतिक परिवर्तन, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई नई चीज तो मिल नहीं रही, यानी कि नया पदार्थ नहीं बन रहा है ना, जो पदार्थ पहले से है वही तो है बन रहा, बस उसमें थोड़ा सा चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसा है, फिजिकल चेंज ही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बच्चों, आपको ये नोट कर लेनी है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे। आगे बढ़ेंगे, तो जैसे कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलीकरण जो हमने अभी देखा, तो चलो उसको देख लेते हैं। एक गिलास पानी लें और उसमें उसे एक बीकर में डालें, तो एक गिलास पानी हम एक बीकर में डालना है, या हम पानी को जो है बच्चों मेजर करके भी डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा हमें डालना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और मिश्रण को क्या करना है, हीट करना है। जैसे ही पानी हीट होने लगेगा, उबलने लगेगा, धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का पाउडर हमें डालते जाना है, चलाते रहना है। ठीक है, पाउडर हमें तब तक मिलाते रहना है जब तक वो घुलना बंद ना हो जाए, जब तक वो अपने सैचुरेशन पॉइंट पर ना पहुंच जाए तब तक हमें उसे डालते रहना है और घोलते रहना है। इसके बाद घोल को छान ले और बिना हिलाए ठंडा होने दें। अब क्या कर लेना है, घोल को छान लेना है और बिना हिलाए इसे ठंडा होने देना है। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल जो हैं वो फॉर्म होने लगेंगे। ठीक है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हमें मिल जाएंगे। क्लियर? चलिए, तो ये पूरा प्रोसेस है, इस तरीके से हम हीट कर लेंगे चाइना डिश में, सॉल्यूशन को लेकर के ऐसे हम हीट करेंगे, फिर जो है इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, फिर हम देखेंगे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो काफी इजी ये प्रोसेस थी, तो आप चाहें तो डायग्राम बना सकते हैं। चलिए, अब आप
भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में जान गए हैं, तो अपने आसपास होने वाले परिवर्तनों का अवलोकन करें और उन्हें वर्गीकृत करें। उदाहरण के लिए बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, जबकि जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इससे आपको रोजमर्रा की प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। तो बच्चों, फिजिकल और केमिकल चेंज चैप्टर को हमने यहाँ पर काफी डिटेल में बहुत अच्छे से रिवाइज भी कर लिया। ठीक है, अब हम इसके आने वाले सेशन में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और जो आपको होमवर्क दिया गया है कि आपको अपने सराउंडिंग्स में देखनी है, अलग अलग प्रोसेसेस हो रही हैं, उनको वर्गीकृत करना है कि कौन सी फिजिकल प्रोसेस है, कौन सी जो है सॉरी कौन सा जो फिजिकल चेंज है, कौन सा केमिकल चेंज है। क्लियर? चलिए चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।